आज मैं आपको लेसन 1 के क्वेश्चन आंसर जो लेसन के बीच के है वो करवाने जा रही हूँ। लेसन फर्स्ट का नाम है बेटा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बेटा? ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें कोई परिवर्तन होता है तो वो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है बेटे? ऊष्माशोषी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है बेटा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। या ठीक है बेटा। और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऐसे हमारे पास बेटा उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाएं हैं। ये लेसन है हमारा अभिक्रियाओं का। तो इसमें क्या होता है बेटा? जब कोई परिवर्तन होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और उनमें कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? मैग्नीशियम क्या होता है बेटा? बहुत ही क्रियाशील धातु है। जैसे सोडियम और कैल्शियम होते हैं ऐसे ही मैग्नीशियम भी बहुत क्रियाशील धातु है। और जब इसे खुले में रखा जाता है बेटा तो इसकी बाहरी सतह जो होती है वो वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके किससे क्रिया करती है बेटा? वातावरण में जो वायुमंडल में हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे क्रिया करती है, ये उससे रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। इसके ऊपर क्या बन जाती है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो परत बना लेती है। किससे क्रिया करती है बेटा? हमारे वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है बेटा, मैग्नीशियम प्लस O2 गिव्स आउट। ये क्या मिलता है हमें? इससे कौन सा उत्पाद मिलता है बेटा? 2MgO। जो Mg+O2 बेटा क्रिया कर रहे हैं इनको हम अभिकारक कहते हैं और जो हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। जब दोनों का संयोजन करने से तो इस क्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें दो आपके तत्व जो है मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसमें देखो यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन, तो ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जब जम जाता है तो बेटा यह परत काफ़ी स्थिर होती है, मतलब ये अपने आप से नहीं हटती बेटा, और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम की पुनः प्रतिक्रिया को रोकती है। अब बेटा अगर हम मैग्नीशियम रिबन को जलाना चाहते हैं तो उसमें भी क्या होगा? जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, मतलब दोबारा क्रिया होगी। पुनः का मतलब है बेटा दोबारा। दोबारा जो क्रिया होगी वो नहीं हो सकती जब तक इस पर ये परत चढ़ी रहेगी। कौन सी परत बन जाती है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो इसलिए इस परत को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? रेत पेपर का यूज करते हैं और उसके द्वारा पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, तभी ताकि अंतर्निहित धातु का उपयोग प्रतिक्रिया के लिए किया जा सके। अंतर्निहित बेटा जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम गई है किसके ऊपर? मैग्नीशियम के ऊपर। तो मैग्नीशियम जो है वो अंतर्निहित धातु है बेटा, और उसके ऊपर अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम गई है। अगर हमने मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना है तो पहले उस परत को हटाना पड़ेगा। और किसके द्वारा बेटा? हम जैसे रेगमार्क भी कहते हो आप, ये रेत पेपर द्वारा साफ करते हैं। पुनः क्यों करते हैं बेटा? जलाने के लिए। मैग्नीशियम को यदि हमें जलाना है, एक तो वो आप पहले ही से ही खुला रखा है, वो अपने आप ही क्रिया कर लेता है ऑक्सीजन से, और जब हम जलाते हैं तो फिर दोबारा से प्रतिक्रिया होती है और वो पॉसिबल नहीं है जब तक वो परत ना हट जाए। इसके लिए बेटा हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। क्लियर हो गया होगा बेटा? अब सेकंड ये देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। संतुलित क्या होता है बेटा? संतुलित समीकरण में क्या होता है? दोनों तरफ हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो भी तत्व होते हैं उनके परमाणु जो होते हैं वो बराबर संख्या में होने चाहिए। जो भी हम तत्व यूज करते हैं, जैसे देखो पहला आपको पार्ट दिख रहा है बेटा, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन यूज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन के यहाँ आपको दिख रहे हैं 2 परमाणु हैं और क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं। तो जब हम ये रिएक्शन करके जो ये नया उत्पाद बना रहे हैं बेटा, जैसे ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं, तो यहाँ पर भी देखेंगे क्या इन दोनों के यहाँ पर भी 2-2 परमाणु है। दिख रहा है बेटा आप, हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, और क्लोरीन के साथ भी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्लोरीन के भी 2 परमाणु हैं। तो ये क्या हो गई? आपकी बैलेंस हो गई। इसको हम बैलेंस इक्वेशन भी कहते हैं बेटा, और संतुलित समीकरण कहते हैं हिंदी में, बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस का मतलब तो बेटा पता है? संतुलन। संतुलन कब होगा? अगर आप तराजू देखते हो
जब दोनों साइड रखी चीज़ बराबर होगी, तो अब हमारे साइंस में कैसे बराबर होते हैं बेटा, परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो जाएगी, जो भी एलिमेंट जो भी तत्व आप यहाँ पर ले रहे हो जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इनकी आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड में भी दो दो परमाणु है और राइट हैंड साइड में भी दो दो परमाणु है। इसको हम संतुलित समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया होगा बेटा। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन हमने अपने आप से बेटा यहाँ पर पहले इसका क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। हाइड्रोजन को हम करते हैं H से डिनोट, तो यहाँ लिखना है H2, क्लोरीन है हमारे पास Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड गिव आउट होता है तो HCl। अब HCl बेटा यहाँ पर सिंगल बनेगा, तो यहाँ हम 2 लगाकर इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट है जो बेरियम क्लोराइड, बेरियम को डिनोट करते हैं बेटा Ba से और क्लोराइड को डिनोट करते हैं Cl से, तो Cl2 यहाँ पर लगा देंगे हम BaCl2। ठीक है। एल्यूमिनियम सल्फेट, तो ये हो जाता है बेटा Al2SO4 3। ठीक है, Al2SO4 3 याद रखना है। एल्यूमिनियम सल्फेट का अपने से रासायनिक सूत्र भी पूछा जा सकता है बेटा। और फिर ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्रिया करते हैं तो क्या मिलता है बेटा हमें, बेरियम सल्फेट। तो हम लगाते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4 और इसके बाद मिलता है बेटा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड देखा बेटा आपने, AlCl3, यही हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इसके आप गिन लीजिए, ये हमने संतुलित कर दी है। जैसे बेरियम के यहाँ पे 3 परमाणु है बेटा, तो यहाँ पर भी 3 परमाणु है। SO4 के यहाँ देख रहे हो आप बेटा, यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर भी SO4 के 3 हो गए क्योंकि ये आगे लगा हुआ है। चाहे नीचे लिखा हो बेटा चाहे आगे लगा हो, बात वही होती है। SO4 के 3 परमाणु हो गए हमारे पास, मतलब सल्फेट के हो गए। एल्यूमिनियम के यहाँ देख रहे हो बेटा 2 है, तो यहाँ भी 2 है और यहाँ पर Cl2, मतलब आपके कितने हो गए, ये 2 जब पीछे नीचे लिखा हुआ है और 3 आगे लिखा हुआ था, तो इनकी गुणा हो जाएगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पर 3 2 जा 6 हो गया क्लोरीन के। तो यहाँ देख रहे हो आप बेटा, यहाँ भी 2 3 जा 6, तो क्लोरीन के कितने आ गए बेटा, 6 आ गए। क्लियर है बेटा, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। इस तरह सभी एलिमेंट के, सभी तत्व के हम परमाणु संख्या जो है बराबर कर देते हैं, उसको हम कहते हैं संतुलित समीकरण। नेक्स्ट है आपका सोडियम प्लस जल। सोडियम का सबको पता है बेटा सूत्र होता है Na और जल का होता है H2O। सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है NaOH और हाइड्रोजन का होता है H2। अब इनको बैलेंस करने के लिए बेटा यहाँ पर हमने 2 2 लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब अवस्था भी लिखनी है बेटा। अवस्था क्या होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म होती है। सॉलिड का मतलब ठोस फॉर्म होती है, लिक्विड का मतलब आपकी क्या होती है, जैसे तरल चीज होती है, और गैस का मतलब है जैसे भाप में होती है। आप देखते हो बेटा कि जब आप पानी को गर्म करते हो, दूध को गर्म करते हो, या सब्जी एकदम से गर्म होती है तो क्या होती है, भाप निकलती है, वही आपकी कहलाती है एक्वस फॉर्म। उसको हम डिनोट करते हैं बेटा AQ से। ठीक है, यहाँ पे AQ, और S का मतलब है सॉलिड, ठोस चीज है हमारे पास, और L का मतलब होता है लिक्विड। L का मतलब क्या है बेटा, लिक्विड। लिक्विड का मतलब होता है तरल। ठीक है बेटा, ये अवस्था हमें साथ में लिखनी है कि ये कौन सी अवस्था में है। S का मतलब है सॉलिड और सॉलिड का मतलब होता है ठोस बेटा। यहाँ पर एक्वस फॉर्म है। एक्वस का मतलब है हमारे पास किस फॉर्म में है वो बेटा, भाप फॉर्म में है। भाप आपको नजर आती है बेटा, वो एक गैसीय फॉर्म है। अब देखो, जल में बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है बेटा। सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट के विलियन, विलियन है बेटा, जो जब विलियन कह देगा तो सोच लो वो एक्वस फॉर्म है। ठीक है, Na2SO4 करके सोडियम क्लोराइड का विलियन। तो सोडियम, यहाँ पर देखो बेटा, जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन ये बन रहा है बेटा, सोडियम क्लोराइड का विलयन, तथा बेरियम सल्फेट का अवशेप बनाते हैं। अब बेरियम सल्फेट का अवशेप बना रहे हैं तो बेटा ये किस फॉर्म में आएगा, सॉलिड फॉर्म में आएगा। ठीक है बेटा, बेरियम सल्फेट दिख रहा है आपको। तो जो क्रिस्टल होते हैं बेटा वो किस फॉर्म में आ जाते हैं, हमारे सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, अवशेप बनाते हैं। विलयन में आपको याद रखना है ये एक्वस फॉर्म में। अब नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। ये बेटा विलयन आएगा यहाँ पर। विलयन किस में है, जल में है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यहाँ मैं लिख देती हूँ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में आ गया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का के विलयन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन
कहाँ ये दिख रहा है, हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है बेटा, और विलयन कह दिया तो एक्वस फॉर्म लगा देना। अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन, तो सोडियम क्लोराइड का विलयन बेटा एक्वस फॉर्म लगा देना। और जल बनाते हैं, जल का मतलब क्या है बेटा, जल तो आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए L लगा दिया। क्लियर है बेटा, विलयन में आप एक्वस फॉर्म लगा देना और अवशेप में S फॉर्म लगा देना, सॉलिड फॉर्म हो जाता है वो। क्रिस्टल आपने देखे हैं, जैसे हमारी चीनी भी जो है क्रिस्टल रूप में है बेटा, वो छोटे छोटे क्रिस्टल हो जाते हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म होती है। नेक्स्ट है बेटा आपके पेज नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर देखिए। किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। अब पदार्थ का बेटा विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है, ये जो मैंने आपको अभिक्रियाएं सिखाई है उसमें मैंने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो पदार्थ X के विलयन का क्या नाम है बेटा, ये हमारा जो सफ़ेदी करने के काम आता है वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। और जब ये जल से क्रिया करता है बेटा, ये भी रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखने हैं। जब ये जल से क्रिया करता है तो बेटा आप देखते होगे इसमें बुलबुले उठते हैं घर पे, जब आप बिना बुझा हुआ चूना लाते हैं जो कट्टे में आता है, और उसमें जब जल डालते हैं हम उसको ड्रम में डाल के, तो वहाँ पर बुलबुले जैसी क्रिया होती है, वो हमारा बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, कि ये चूना बुझा हुआ है। और इसका प्रयोग हम बेटा, तो किसका प्रयोग हम करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। X के विलयन का, विलयन कैसे बनाते हैं बेटा, इसमें हम जल मिला के, ठीक है, जल मिला के ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऊपर लिखे एक में जो लिखा पदार्थ आया बेटा, उसकी जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, ये हमने यहाँ पर लिख दी है। क्लियर है बेटा, ये बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, सफ़ेदी करने में। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। अब ये हमारे पास देख रहा बेटा पिक्चर है, 2 परखनली हमने यूज कर रखी है, एक में से ऑक्सीजन निकलेगी, एक में से हाइड्रोजन निकलेगी, और ये कह रहे हैं हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो दुगनी है। क्यों है दुगनी बेटा, जब आप जल का देखते हो, जब जल का वैद्युत अपघटन करते हैं, इस क्रिया में हमने क्या किया बेटा, जल का वैद्युत अपघटन। अब ये जल का वैद्युत अपघटन क्या होता है बेटा, जल के वैद्युत अपघटन का मतलब होता है जब जल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसे हम कहते हैं जल का वैद्युत अपघटन। अब यहाँ पे हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो 2 भाग निकलेंगे, एक परखनली में से ऑक्सीजन निकलेगी, एक में से हाइड्रोजन। और वैद्युत अपघटन के दौरान क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाते हैं। पानी में क्या होता है बेटा, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन। ये कैसे कह रहे हैं बेटा हम, आप देखते हो पानी का सूत्र ये होता है। अब इसमें देख रहे हो H2 के जो है हमारे पास बेटा 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो इसलिए हम कहते हैं हाइड्रोजन के 2 भाग परमाणु है। पानी में जो 2 भाग है हाइड्रोजन के है और 1 भाग ऑक्सीजन का है। चूँकि हाइड्रोजन एक परखनली में जाता है और ऑक्सीजन दूसरी में जाता है, इसलिए एक परखनली में एकत्र गैस, एकत्र मतलब इकट्ठी हुई गैस, हाइड्रोजन की मात्रा दूसरे में इकट्ठी की गई गैस ऑक्सीजन की मात्रा का दुगना है। क्लियर हो गया होगा बेटा। इस अभिक्रिया में, इस क्रियाकलाप में हमने क्या किया, जल का वैद्युत अपघटन, और वैद्युत अपघटन का मतलब होता है जल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। और जल का आणविक सूत्र आपको पता है, रासायनिक सूत्र भी बोलते हैं हम H2O। तो इसमें क्या होता है बेटा, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इसमें 2 परमाणु हमारे जो हैं हाइड्रोजन के और 1 भाग ऑक्सीजन का है। तो जो गैस आएगी वो एक परखनली से एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, दूसरी परखनली से ऑक्सीजन गैस निकलेगी बेटा। तो हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा का क्या होगी, दुगना होगी। अब हम आते हैं बेटा पेज नंबर 15 के क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। लोहे की कील को, लोहा का मतलब क्या बेटा, आयरन, आयरन को हम किस में डुबो रहे हैं, कॉपर सल्फेट के विलयन में। अब कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है बेटा, नीला रंग होता है। जब एक कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डुबोई जाती है तो लोहा जो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है,
लोहा जो होता है बेटा वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, आपको ये याद रखना है। लोहा ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो कॉपर सल्फेट विलयन के कॉपर का विस्थापन कर देता है। तो ये जो है कॉपर सल्फेट, जब इससे अभिक्रिया होगी तो ये कॉपर को विस्थापित कर देगा और सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा। सल्फेट से किसकी क्रिया हो जाएगी बेटा? आयरन की। और ये जो Cu है ये अलग हो जाएगा। लोहे का सल्फेट बनता है जो कि रंग में हरा होता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। और जब बेटा ये लोहे की कील सल्फेट से क्रिया करती है तो इसका रंग हरा हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है। समझ में आया बेटा? कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है जब ये लोहे की कील इसमें डुबोते हैं हम, और लोहे की कील को हम आयरन से डिनोट करेंगे, Fe कहेंगे उसको। तो ये जो फेरस होता है कॉपर से ज़्यादा, जो आयरन होता है बेटा वो क्या होता है? ज़्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, इसलिए कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट से क्रिया करके ये बना देता है फेरस सल्फेट, और इसका रंग होता है हरा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। अब द्विविस्थापन में क्या होता है बेटा? दो तत्वों के एलिमेंट क्या होंगे? जो दो तत्व होंगे वो विस्थापित होंगे। जैसे देखो बेटा, यहाँ पर आप सोडियम और कार्बोनेट, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे सोडियम है और कार्बोनेट है बेटा, और यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम है और क्लोरीन है। अब यहाँ आप देख रहे हो बेटा Ca के साथ क्या मिल जाएगा? CO3। मतलब एक विस्थापन ये हुआ, Ca का विस्थापन हुआ CO3 के पास, और नेक्स्ट जो है Na जो आ गया Cl के पास आ गया बेटा। Ca तो CO3 के पास आ गया और Na किसके पास आ गया बेटा? क्लोरीन के पास। सोडियम आ गया क्लोरीन के पास। तो जो दो विस्थापन हो रहे हैं, दो तत्वों के विस्थापन हो रहे हैं, इसलिए हम इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये एग्जाम्पल इसलिए हमने यहाँ पर दिया है। सोडियम, ये आपको एक एग्जाम्पल देना था बेटा। सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ, ये सोडियम कार्बोनेट दिख रहा है बेटा, ये कैल्शियम क्लोराइड है, इसके साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस अभिक्रिया में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड, देख रहे हो बेटा, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। दो नए यौगिक भी बन रहे हैं बेटा, इसलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, या हम कह सकते हैं दो तत्व आपस में क्या हो रहे हैं? विस्थापित हो रहे हैं। दो तत्व जब विस्थापित होते हैं किसी भी क्रिया में तो उन्हें हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अब उपचयित क्या होता है बेटा? जिसमें ऑक्सीजन क्या हो जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है, वो होता है उपचयित पदार्थ। अब यहाँ पहली अभिक्रिया में देखो बेटा, सोडियम के साथ ऑक्सीजन संयोग करके बन गया सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम में ऑक्सीजन मिल गई बेटा, तो ये कैसा हुआ? उपचयित पदार्थ हुआ। क्या हुआ बेटा? उपचयित। हमें पहचान करनी थी उपचयित पदार्थों की। अभी इसमें देखो बेटा, कॉपर दूसरी अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या हुआ? यहाँ पर योग हुआ ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई बेटा, सोडियम में योग वृद्धि। ठीक है। और यहाँ पर को कमी हो रही है किसमें? ऑक्सीजन में कमी कह सकते हैं बेटा, हम ह्रास कह सकते हैं। ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल गया बेटा। तो इसलिए ये पदार्थ जो कॉपर है वो क्या होगा बेटा? अपचयित होगा। ये कॉपर क्या होगा? अपचयित। दिख रहा है बेटा, कॉपर अपचयित हो गया। और हाइड्रोजन, इसी अभिक्रिया में बेटा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल गया, तो ये क्या हो गया? उपचयित। आपको बताया जब ऑक्सीजन मिल जाए, जो फर्स्ट में भी आपने देखा सोडियम में ऑक्सीजन मिल गई तो वो बन गया उपचयित। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन में मिल गई तो ये बन गया उपचयित पदार्थ। समझ में आ गया बेटा? ओके बेटा। नेक्स्ट